हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। और हम फर्स्ट चैप्टर कंटिन्यू कर रहे थे हमारे सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स के फर्स्ट पार्ट में, दैट इज स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। तो हमने पढ़ा था व्हाट इज इकोनॉमिक्स एंड सम बेसिक कंसेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स और वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और उसके बाद हमने देखा था व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स और नेचर या फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। आज हम देखने वाले हैं स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो जो स्टैटिस्टिक्स का स्कोप है उसमें बेसिकली हम दो चीजों को ऐड करते हैं। एक तो है हमारा नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, दूसरा सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स मतलब जो स्टैटिस्टिक्स है इसका नेचर क्या है, किस तरह का है ये। तो हम यहाँ तुलना करेंगे आर्ट और साइंस से कि जो हमारा स्टैटिस्टिक्स है क्या वो एक आर्ट है या वो एक साइंस है। तो देखिए हमारा जो स्टैटिस्टिक्स है उसका नेचर कैसा है कि स्टैटिस्टिक्स एक आर्ट भी है और स्टैटिस्टिक्स साइंस भी है। साइंस कैसे है स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि ये बेस्ड ऑन मेथड्स एंड टेक्निक्स। हमारा जो स्टैटिस्टिक्स है मतलब कोई डेटा कब स्टैटिस्टिक्स बनेगा, जब उसे सिस्टमैटिकली कलेक्ट किया गया मेथड्स और टेक्निक्स को लगा करके। तो यहाँ पर एक लॉजिक को लेकर चल रहे हैं ना हम, तो डेटा मेथड्स और टेक्निक्स लगाने के बाद ही स्टैटिस्टिक्स बना। इसी तरह से साइंस में भी तो करते हैं, कुछ लॉजिक लेते हैं, मेथड्स टेक्निक्स को फॉलो करते हैं, तब जाकर हमारे पास कई साइंटिफिक कंक्लूजन्स निकल करके आते हैं। इसी तरह से स्टैटिस्टिक्स है जहाँ पर प्रॉपर मेथड्स और टेक्निक्स को लगाया गया तब जाकर हमारे पास लॉजिकल कंक्लूजन्स निकल करके आए, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकल करके आए। और स्टैटिस्टिक्स एक आर्ट भी है। किस तरह से, अब देखिए आर्ट क्या है, जो मतलब कि रियल लाइफ से कहीं ना कहीं रिलेटेड हो कि प्रैक्टिकली किस तरह से किसी सिचुएशन में जाया जा सकता है। और आर्ट भी वही है कि जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं उनसे रिलेटेड है, किस तरह से उनको सोल्व किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स क्या है, एक साइंस भी है और एक आर्ट भी है। उसके बाद सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स कि क्या क्या चीजों को स्टैटिस्टिक्स में इंक्लूड किया जाता है, या यूं कह लें कि स्टैटिस्टिक्स को किस तरह से परफॉर्म किया जा सकता है। इसमें दो तरीके टू फर्दर क्लासिफिकेशंस किए, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। अब देखिए किस तरह से डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स को हम समझते हैं। क्लास +1 में, हमारे स्कूल में क्लास +1 में जो स्टूडेंट्स है, टोटल स्टूडेंट्स दैट आर 50 स्टूडेंट्स, हमें जाननी है उन सभी स्टूडेंट्स की एवरेज हाइट। तो क्या प्रोसीजर रहेगा, हम एक एक करके सभी स्टूडेंट की हाइट मेजर करेंगे। उसके बाद जो हमने 50 बच्चों की हाइट को मेजर किया है इनका हम टोटल करेंगे और जितने टोटल स्टूडेंट्स हैं उनको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एवरेज हाइट आ जाएगा। ठीक है, या फिर इस तरह से हमने क्लास के एवरेज मार्क्स निकाले तो भी हम निकाल सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं हम हाइट की। तो क्लास +1 में 50 स्टूडेंट्स हैं, इनकी हमें एवरेज हाइट चाहिए तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमारे स्कूल में जो टोटल स्टूडेंट्स हैं दैट आर लगा लीजिए कि 1000 स्टूडेंट्स हैं, टोटल स्टूडेंट्स है 1000। अब अगर इनकी एवरेज हाइट पता लगानी है तो हर एक बच्चे की हाइट मेजर करेंगे और उनका टोटल करके टोटल स्टूडेंट्स से डिवाइड करेंगे तब हमारे पास एवरेज हाइट आ जाएगी ना। कितने दिनों में जाकर ये कंक्लूजन हमारे पास आएगा, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग रहेगा ये प्रोसेस। तो ऐसे में क्या किया जाता है, जब हमारे पास डेटा ज़्यादा है तो ऐसे में हम इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं, यानी कि पूरे डेटा को, ये जो 1000 बच्चे हैं ना इनको बोला जाएगा पॉपुलेशन। ठीक है, होल डेटा को पॉपुलेशन बोला जाएगा। इसमें से सैंपल ले लिया जाएगा, यानी कि 1000 बच्चे हैं स्कूल में, इसमें से सैंपल निकाले, 50 बच्चे निकाल लिए या चलो 100 बच्चे भी निकाल लिए। अब इनकी एवरेज हाइट निकाल ली जाएगी, इनकी एवरेज हाइट को इसका कंक्लूजन मान लिया जाएगा। जो इसकी एवरेज हाइट में हमें रिजल्ट मिला हम मान लेंगे कि 1000 बच्चों की एवरेज हाइट सेम है, जो कि 50 या 100 बच्चे जिनको एज अ सैंपल सेलेक्ट किया उन बच्चों की एवरेज हाइट के क्या है, समान है। आई बात समझ में। इन्फरेंस का मतलब होता है अनुमान लगाना।
जहाँ पर हमने पूरी पॉपुलेशन से, मतलब जो हमारे पास डेटा है उसमें से हमने सैंपल सिलेक्ट किया, उस सैंपल से हमें जो कंक्लूजन चाहिए हमने वो कंक्लूजन निकाला मेथड्स लगा करके, टेक्निक्स लगा करके। उसके बाद हम उस सैंपल के बेसिस पर ये पता लगाएंगे कि मतलब सैंपल के बेसिस पर हम अनुमान लगाएंगे कि पॉपुलेशन का जो कंक्लूजन है वो क्या रहेगा। तो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स आपको समझ में आ गया होगा, जहाँ पर हम पूरे डाटा को एनालाइज या स्टडी करने की बजाय एक सैंपल चूज करते हैं। अब ये जो 1000 बच्चे चूज किए, सोचिए सिस्टमेटिकली चूज किए जा सकते हैं कि हर एक क्लास में से 5-5 बच्चे निकाल लिए। तो इस तरह से सैंपल हमारे पास आया, और सैंपल से जो हमारे पास कंक्लूजन आएगा ना वो भी एकदम एक्यूरेट आएगा, जो कि किसके इक्वल होगा, सिमिलर होगा, हमारी पॉपुलेशन के कंक्लूजन के सिमिलर हम मान लेंगे। एग्जैक्टली है या नहीं, थोड़ा बहुत डिफरेंस तो रहेगा ना। अब देखिए, कहाँ तो आप 1000 बच्चों की हाइट को मेजर करके कंक्लूजन निकालते, और कहीं आपने 150 बच्चों की हाइट को मेजर करके कंक्लूजन निकाल दिया, तो कहीं ना कहीं तो डिफरेंस रहेगा, थोड़ा बहुत माइनर सा। लेकिन हम ये मान लेते हैं कि लगभग जो हमने कंक्लूजन निकाला है हमारे सैंपल के बेसिस पर, वो कंक्लूजन लगभग पॉपुलेशन के कंक्लूजन के क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। क्योंकि हमने ये जो 50 से 100 बच्चे सिलेक्ट किए ये भी इन्हीं स्टूडेंट्स में से ही तो सिलेक्ट किए हैं ना। अब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कहता है, डिस्क्रिप्टिव जो वर्ड बनाया वो डिस्क्राइब से बना है, कि टोटली डिस्क्राइब करके हम अगर कैलकुलेशन या मेथड्स के थ्रू हम रिजल्ट निकाल रहे हैं तो वो किस में आएगा, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आएगा। कि क्लास +1 में 50 ही बच्चे, उन सभी बच्चों की हाइट को मेजर किया, उनका एवरेज निकाल लिया, तो ये किस में आ जाएगा, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आ जाएगा। तो आई होप आपको स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स समझ में आया। नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जिसमें स्टैटिस्टिक्स एज ए साइंस और एज एन आर्ट हमने पढ़ा। सब्जेक्ट मैटर की किस तरह से हम स्टैटिस्टिक्स को यूज कर सकते हैं एज एन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जिसमें प्रॉपर्ली मतलब जितना भी डेटा है हम उन सबको यूज कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, उन पर मेथड्स टेक्निक्स अप्लाई कर रहे हैं और हम अपनी कंक्लूजन तक आ रहे हैं। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स मतलब कि हमारे पास जो डेटा है वो वेरी लार्ज फॉर्म में है, तो हम उस पूरे डेटा पर मेथड्स या टेक्निक्स नहीं लगा सकते, तो हम क्या करेंगे, उसमें से सैंपल को सिलेक्ट कर लेंगे। उन 1000 बच्चों में से हमने 50 या 100 बच्चों को सिलेक्ट किया और तब हम अपने कंक्लूजन को निकाला। तो ये था स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब हम देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। हाँ जी, तो देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स की क्या क्या लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस मतलब क्या क्या सीमाएं हैं, यानी कि क्या क्या इसकी कमियां हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली। स्टैटिस्टिक्स में हम उन्हीं फैक्ट्स को, उन्हीं डेटा को स्टडी कर सकते हैं जिन्हें हम नंबर की फॉर्म्स में एक्सप्रेस कर सकें। अदरवाइज कोई भी, देखिए डाटा जो है हमारे वो दो तरह के हो सकते हैं, या तो जो हमारा डाटा होगा वो क्वांटिटेटिव फॉर्म में होगा, या फिर जो हमारा डाटा होगा वो क्वालिटेटिव फॉर्म में होगा। तो जो डाटा क्वांटिटेटिव फॉर्म में है, जिसको हम नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, सिर्फ वही डाटा स्टैटिस्टिक्स बन सकता है। अदरवाइज क्वालिटेटिव डाटा को स्टैटिस्टिक्स प्रॉपरली क्या करता है, इग्नोर करता है। तो वही फैक्ट्स, वही डाटा को स्टडी किया जा सकता है जो न्यूमेरिकल फॉर्म में है। अदरवाइज देखिए स्टैटिस्टिक्स को क्यों यूज किया जा रहा है, ताकि हम किसी एंड कंक्लूजन पर पहुंच सकें या कोई प्रॉब्लम इसे सोल्व कर सकें। तो अगर नंबर्स की फॉर्म में हम उस प्रॉब्लम्स को एक्सप्रेस कर पाते हैं तब तो हम स्टैटिस्टिक्स की हेल्प ले लेंगे। अदरवाइज अगर वो क्वालिटेटिव फॉर्म में है तो हम स्टैटिस्टिक्स की हेल्प नहीं ले सकते। सेकेंड पॉइंट इज स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली, कि यहाँ पर जो स्टैटिस्टिक्स है वो एग्रीगेट्स में ही चलता है। अब हमने पहले भी डिस्कस किया था, एग्रीगेट्स या एवरेज में ही चलेगा हमारा स्टैटिस्टिक्स। हमारा स्टैटिस्टिक्स अगर सिंगुलर फॉर्म में है, हमारा डाटा अगर स्टैटिस्टिक्स फॉर्म में है तो वो स्टैटिस्टिक्स बन ही नहीं सकता। तो वही डाटा जो एग्रीगेट फॉर्म में बन पाएगा उसे हम स्टैटिस्टिक्स बना सकते हैं, अदरवाइज वो स्टैटिस्टिक्स नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पर देखिए इन दो पॉइंट से क्या हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स की लिमिटेशन है, ये नंबर की फॉर्म्स में काम करेगा, एग्रीगेट्स की फॉर्म में चलेगा। इसके अलावा जो अदर मैटर्स हैं वो स्टैटिस्टिक्स में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। होमोजेनिटी ऑफ डाटा एंड एसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है, कि जो डाटा है हमारा वो होमोजीनियस होना चाहिए। होमोजेनिटी बोलते हैं
सिमिलैरिटी को, होमोजेनिटी बोलते हैं सिमिलैरिटी को। अब आप एक पॉइंट याद कीजिए, हमने किया था नेचर या फीचर्स में कि जो हमारा डाटा है वो क्या होना चाहिए, कंपेयरेबल होना चाहिए। मतलब ऐसा डाटा है जिसको हम कंपेयर कर सके तब तो वो स्टैटिस्टिक्स कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। अब यही बात ये बोल रहे हैं कि कंपेयर करने के लिए, अब देखिए दो चीजों को कंपेयर करने के लिए वो चीजें कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए ना। अगर दो चीजें सेम ही नहीं तो हम कंपेयर कैसे कर पाएंगे। यही बात अल्टीमेटली यहाँ पर बोल दी कि डाटा अगर सिमिलर ही नहीं है और हम उसको कंपेयर ही नहीं कर पाए तो क्या वो स्टैटिस्टिक्स बन पाएगा, नहीं, बिल्कुल भी वो स्टैटिस्टिक्स नहीं बन पाएगा। हम देखिए ले रहे हैं कि एक क्लास 10 के बच्चों का रिजल्ट ले लिया और क्लास +1 के बच्चों का रिजल्ट ले लिया, उन दोनों को कंपैरिजन करेंगे, क्या कोई कंपैरिजन बना, नहीं बना। इसके अलावा अगर हम क्लास 11 के दो सेक्शंस के जो मार्क्स हैं उनको, दो सेक्शंस के बच्चों के परफॉर्मेंस है, उनके मार्क्स हैं, उनको लेकर के अगर कंपैरिजन करते हैं तो हाँ ये स्टैटिस्टिक्स बनेगा, क्योंकि यहाँ पर डेटा में होमोजेनिटी है, सिमिलैरिटी है। अगर डेटा में सिमिलैरिटी नहीं हो, होमोजेनिटी वैसे एकता को बोलते हैं, अगर डेटा जो है हमारा वो सिमिलर ही नहीं है, एक जैसा नहीं है, तो वो हमारा जो डेटा है स्टैटिस्टिक्स नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये क्या है, एसेंशियल रिक्वायरमेंट है। ठीक है, जरूरी होना चाहिए कि डेटा हमारा क्या है, होमोजीनियस हो। रिजल्ट्स आर ट्रू ऑन एन एवरेज। अगर हम डेटा को इंडिविजुअल फॉर्म में देखें तो वो जो डाटा है हमारा, हो सकता है कि वो हमें एक्यूरेट ना लगे। अब देखिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक क्लास में सोचिए 5 बच्चे हैं, ठीक है, और एक स्टूडेंट है जिसका पॉकेट अलाउंस है 100, दूसरे का है 150, तीसरे का 50 है, ठीक है। अब लगाते हैं चौथे का 100, 200 है और 5वां बच्चा है उसके 100 रुपए पॉकेट अलाउंस है। ये पॉकेट मनी, इनको इतना इतना खर्चा मिलता है। अब देखा जाए तो हर एक का खर्चा जो मिल रहा है, मतलब पॉकेट मनी मिल रहा है, वो अलग अलग मिल रहा है। लेकिन अब देखिए क्या होगा जब हम इसको एवरेज की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एवरेज कैसे निकालते हैं, इन सबको ऐड कर दे, पढ़ के आए होंगे, मीन कहते थे इसको, इन सबको ऐड कर दे, कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा हमारा 300, 500 और 600, ठीक है। तो इस 600 को हम डिवाइड कर देंगे एवरेज निकालने के लिए 5 से, तो ये कितना हो जाएगा 120। क्लियर। तो यहाँ पर हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या निकली कि जो एवरेज पॉकेट अलाउंस है इन 5 बच्चों का ये है 120 रुपए। इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक बच्चे का ही पॉकेट अलाउंस 120 रुपए है। समझ रहे हैं बात को। यहाँ अगर हम देखें एवरेज के बेसिस पर तो हमें रिजल्ट सही लगेंगे कि एवरेज जो पॉकेट अलाउंस है 5 बच्चों का वो 120 रुपए है। लेकिन अगर हम इसे इंडिविजुअल बेसिस पर लेकर जाना चाहें, हम इसका मतलब ये नहीं मान सकते कि हर एक बच्चे का ही पॉकेट अलाउंस 120 रुपए है। अगर हम इंडिविजुअल बेसिस पर देखें तो एवरेज वाला जो रिजल्ट है वो हो सकता है हमें एक्यूरेट ना लगे। समझ में आया ये पॉइंट कि रिजल्ट्स आर ट्रू ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ओनली, अदरवाइज इंडिविजुअल फॉर्म में वो जो रिजल्ट है हमारे को हो सकता है एक्यूरेट हमें ना लगे। नेक्स्ट पॉइंट इज कैन बी यूज्ड ओनली बाय एक्सपर्ट्स। जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी समझ में आएगा स्टैटिस्टिक्स, अदरवाइज जो कॉमन पर्सन है क्या पता उसके समझ में ना आए। अब ऐसा कोई पर्सन है जो स्टैटिस्टिक्स देखने लग गया, उसे एवरेज और एग्रीगेट इन दोनों का मतलब ही समझ में नहीं आता। हमने तो बोल दिया कि 5 बच्चों का एवरेज पॉकेट अलाउंस 120 रुपए है, लेकिन अब जो पर्सन जिसे एवरेज के बारे में प्रॉपरली पता ही नहीं तो वो क्या समझेगा इस 120 को, तो वो कोई मीनिंगफुल कंक्लूजन नहीं निकाल सकता। तो जो हमारा स्टैटिस्टिक्स है वो एक्सपर्ट्स ही यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो स्टैटिस्टिक्स में मैथड्स हैं, जो टेक्निक्स हैं, वो एक्सपर्ट्स ही यूज करके उन्हें क्या कर सकते हैं, मीनिंगफुल कंक्लूजन से निकाल सकते हैं। अब लास्ट पॉइंट है हमारा विदाउट रेफरेंस रिजल्ट में प्रूव टू बी रॉन्ग। अगर हमें हमारे जो स्टैटिस्टिक्स है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन ना दी गई तो जो हमारे कंक्लूजन होंगे वो क्या हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। अब हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास दो कंपनी है, एक है कंपनी ए और एक है कंपनी बी। हम इन दोनों कंपनीज के प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ए कंपनी है, पहले साल में इसका प्रॉफिट था 1000 रुपए, दूसरे साल में इसका प्रॉफिट था 2000 रुपए, तीसरे साल में इसका प्रॉफिट था 3000। और बी कंपनी है,
चलिए इसको ही कंप्लीट कर लेते हैं पहले। इन तीनों सालों का अगर हम एवरेज निकालें, ए कंपनी का अगर हम एवरेज निकालें तो वो कितना आएगा 6000, यानी कि इन तीनों को टोटल किया 6000 डिवाइड कर दिया, 3 सालों का है ना तो 3 से डिवाइड कर दिया, यानी कि एवरेज कितना आया 2000। हम कहेंगे ए कंपनी है उसका एवरेज प्रॉफिट है 2000, ठीक है। अब बी कंपनी को लेते हैं, इसका पहले साल प्रॉफिट था 3000, दूसरे साल प्रॉफिट था 2000, तीसरे साल इसका प्रॉफिट हो गया 1000। अब जब हम इसका एवरेज निकालेंगे तो सेम बनेगा, देखिए 6000 डिवाइड बाय 3 तो ये कितना हो जाएगा 2000। अब देखिए मैं इन दोनों कंपनीज में से किसी एक कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, ठीक है, और मुझे इंफॉर्मेशन मिली कि दोनों कंपनीज के जो एवरेज प्रॉफिट है वो सेम है, दैट इज 2000। दोनों कंपनी ने 3 सालों में 2000 एवरेज प्रॉफिट कमा लिया है। तो मैं तो कंफ्यूज हो जाऊंगी क्योंकि मुझे लगेगा दोनों कंपनी सेम जा रही हैं, मैं किसी भी कंपनी में पैसा डालूं मेरा पैसा इक्वल रहेगा, मतलब मुझे जो रिटर्न चाहिए वो इक्वल मुझे मिलेगी। लेकिन एक्चुअली अगर मेरे पास ये डाटा नहीं हो तो मैं इसी बात पर हूँ, अगर मुझे एक्चुअली ये डाटा दिखने को मिल जाए तो मैं इस जो मेरा जो कंक्लूजन है वो गलत हो जाएगा। क्यों? अगर देखा जाए तो कंपनी ए में मैं पैसा लगाऊं तो फायदे में है, कंपनी बी में पैसा लगाऊं तो मुझे लॉस हो जाएगा। क्यों? कंपनी ए के प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, हर साल कंपनी ए के प्रॉफिट बढ़े और हर साल कंपनी बी के प्रॉफिट कम हुए। तो मेरा कंक्लूजन क्या होना चाहिए, मतलब मेरा जो डिसीजन है वो क्या होना चाहिए कि मुझे पैसा लगाना चाहिए कंपनी ए में, कंपनी बी में मुझे पैसा नहीं लगाना चाहिए। तो अगर मेरे पास ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल ना हो, मेरे पास खाली एवरेज अवेलेबल है, तो मैं क्या करूँगी, मेरे जो डिसीजन हो सकते हैं वो गलत हो सकते हैं। विदाउट रेफरेंस, अगर एवरेज के साथ मतलब जो स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन है उसके साथ प्रॉपर इंफॉर्मेशन अगर ना दी जाए तो जो कंक्लूजन्स हो सकते हैं, जो डिसीजंस हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, वो रॉन्ग हो सकते हैं, रिजल्ट्स में प्रूव टू बी रॉन्ग। आ रही बात समझ में? तो स्टैटिस्टिक्स को अगर हमने स्टडी करना है तो उसके साथ हमें रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी पता होनी चाहिए, तब जाकर हम एक्यूरेट रिजल्ट पर पहुंच सकते हैं, अदरवाइज हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स, दैट इंक्लूड्स नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, और अब हमने सेकंड पॉइंट हमने डिस्कस किया लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। लास्ट टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो देखते हैं क्या स्टैटिस्टिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब क्या इसके महत्व है। सबसे पहला बताया क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जो स्टैटिस्टिक्स है ये क्यों यूज किया जाता है, ताकि किसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को लॉजिकली सोल्व किया जा सके। तो जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है हमारी उसे क्वांटिटेटिव फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाएगा, मतलब कि नंबर्स की फॉर्म में उसे क्या किया जाएगा, एक्सप्रेस किया जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है इसे इजीली स्टडी किया जा सकता है, इजीली अंडरस्टैंड किया जा सकता है और इजीली इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी जो है वो फाइंड आउट किया जा सकता है। ठीक है, जब भी किसी प्रॉब्लम को मैथमेटिकल या न्यूमेरिकल फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया तो उसे इजीली हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे, जो डिफरेंस है या जो भी डाटा है उसे इजीली स्टडी कर सकते हैं और इससे क्या होगा, वो जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो इजीली सोल्व भी हो पाएगी। अब इसके बाद स्टैटिस्टिक्स क्या करता है, इंटरसेक्टोरल एंड इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन। देखिए इंटरसेक्टोरल मतलब कि दो सेक्टर्स में, सेक्टर्स मतलब प्लेसेस में क्या करता है, कंपैरिजन बना सकता है। अब जैसे कि एक प्रोडक्ट है, दो अलग अलग प्लेसेस पर क्या उसके प्राइसेस हैं, ठीक है, और कितनी उसकी डिमांड है, कितनी उसकी सप्लाई है। तो दो अलग अलग प्लेसेस पर किसी प्रोडक्ट के बारे में सभी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके इनमें कंपैरिजन किया जा सकता है, किसकी हेल्प से, स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से। ठीक है, दो अलग अलग प्लेसेस में जो सिचुएशंस हैं उनको कंपेयर किया जा सकता है। इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन मतलब ये जो वर्ड है ये रिलेटेड है हमारा टाइम से।
दो अलग अलग टाइम में, मतलब कि आप ये देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर में यानी कि पिछले साल में प्राइजेस कितने रहे गुड्स के, चीजों के, प्रोडक्ट्स के, और इस साल में करंट ईयर में कितने प्राइजेस चल रहे हैं गुड्स के, इन दोनों में कंपैरिजन कर सकता है। तो जो स्टैटिस्टिक्स है उससे हम कंपैरिजन कर सकते हैं, मतलब तुलना कर सकते हैं दो अलग अलग प्लेसेस, दो अलग अलग स्थानों के बीच में, ठीक है, क्या क्या सिचुएशंस चल रही हैं उनकी तुलना कर सकते हैं, और दो अलग अलग समय अवधियों में क्या सिचुएशंस रही उनके बीच में हम तुलना कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट बताता है वर्किंग आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जो हमारा स्टैटिस्टिक्स काम करता है वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग काम करता है। जैसे कि अगर जो प्राइजेस हैं वो बढ़े जा रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या है, मतलब इफेक्ट है, देखा जाए तो इसका रीजन ढूंढा जाएगा कि ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, किस वजह से प्राइजेस बढ़ते जा रहे हैं, और इसके लिए जो करेक्टिव एक्शन लेने चाहिए ताकि जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जो महंगाई चले जा रही है, उसको किस तरह से रोका जाए, वो चीज पॉसिबल हो सकती है जब स्टैटिस्टिक्स कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को लेकर चलता है। देखिए प्राइसेस बढ़े तो इसका कारण ढूंढा जाएगा, इसका कॉज ढूंढा जाएगा कि क्या वजह है जिसकी वजह से प्राइसेस बढ़े जा रहे हैं, और जब हमने रीजन ढूंढ लिया तब हम ये जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं सिचुएशन को इजीली कंट्रोल कर पाएंगे, हम करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का मतलब होता है, एक हमने वर्ड पढ़ा था ना एस्टिमेशन, और एस्टिमेशन और फोरकास्टिंग दोनों ही क्या है, सिनोनियम्स हैं। फोरकास्टिंग का मतलब होता है अनुमान लगाना, जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, इकोनॉमिक जो सिचुएशंस हैं उन्हें फोरकास्ट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब स्टैटिस्टिक्स क्या है, मतलब सिस्टमैटिकली कलेक्टेड डेटा है। तो सिस्टमैटिकली कलेक्टेड डेटा ने हमें बताया कि साल 2018 में गुड्स के प्राइसेस इतने रहे, साल 2019 में गुड्स के प्राइसेस इतने रहे, और साल 2020 में जो गुड्स के प्राइसेस हैं वो इतने चल रहे हैं। तो हम ये कहीं ना कहीं अनुमान लगा सकते हैं कि 2021 में गुड्स के प्राइसेस क्या रहेंगे। इकोनॉमिकली जो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स था, जो हमारे पास मीनिंगफुल डेटा था, मतलब सिस्टमेटिकली कलेक्टेड डाटा था, उससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि फ्यूचर में किस तरह की इकोनॉमिक सिचुएशन रहने वाली है। हम देखिए कंपेयर भी कर सकते हैं कि 2018 में प्राइसेस ज़्यादा थे और 2019 में थोड़ी प्राइसेस में गिरावट आई, थोड़ी, और 2020 में प्राइसेस में ज़्यादा गिरावट आई। तो हमारा अनुमान क्या रहेगा कि 2021 में जो प्राइसेस हैं जो उनमें ज़्यादा गिरावट आ सकती है। तो इस तरह से इकोनॉमिक सिचुएशंस को फोरकास्ट किया जा सकता है, अनुमान लगाया जा सकता है कि क्या होने वाला है फ्यूचर में। फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। अब जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, मतलब जो अर्थशास्त्री होते हैं, जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, जो अलग अलग इकोनॉमिस्ट हैं, जो अर्थशास्त्री हैं, उनकी स्टेटमेंट के बेसिस पर पॉलिसीज बनाती है। अब गवर्नमेंट को कैसी पॉलिसीज बनानी, हर साल गवर्नमेंट को टैक्स रेट डिसाइड करनी होती है, हर साल जो टैक्स रेट्स हैं उनमें थोड़े बहुत चेंजेस आते रहते हैं। अब ये जो स्टैटिस्टिक्स है इससे पता चलेगा कि अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग मतलब कितने कितने प्रॉफिट्स हो रहे हैं। तो इससे गवर्नमेंट क्या करेगी, सभी इंडस्ट्रीज के जो प्रॉफिट मार्जिन है उसको देखते हुए अपनी क्या करेगी, टैक्स पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी को डिटरमाइन करेगी कि इतने टैक्स रेट इस साल रहेंगी। तो गवर्नमेंट को ये जो अलग अलग इंडस्ट्री के लिए इंफॉर्मेशन मिली, ये किससे मिली, स्टैटिस्टिक्स से मिली। स्टैटिस्टिक्स क्या है, कलेक्टेड सिस्टमेटिकली कलेक्टेड डाटा। तो वो जो डाटा था सिस्टमेटिकली, जब अलग अलग इंडस्ट्रीज ने डाटा पेश किया कि हमारे इंडस्ट्री में इस साल इतना प्रॉफिट है, हमारे इंडस्ट्री में इतना प्रॉफिट, इतना यानी कि इतना हमारा खर्चा था, इतने हमने सेल करी, इतना हमने टोटल कमा लिया। तो अब गवर्नमेंट उसके हिसाब से टैक्सेशन पॉलिसी, अगर ज़्यादा प्रॉफिट होते हैं इंडस्ट्री को ज़्यादा गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी, और अगर प्रॉफिट इंडस्ट्रीज को प्रॉफिट कम होते हैं तो जो गवर्नमेंट है वो टैक्सेशन पॉलिसी को इसी हिसाब से मतलब टैक्स रेट्स को क्या कर देगी, डिक्रीज कर देगी। अब लास्ट जो है हमारा पॉइंट दैट इज इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। अब
जो स्टैटिस्टिक्स है हमारा, इसकी हेल्प से इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम को एस्टैब्लिश किया जा सकता है। अब इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? बैलेंस बनाना। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? बैलेंस बनाना। किस तरह से इकोनॉमी में बैलेंस्ड सिचुएशंस को बनाया जा सकता है? जो स्टैटिस्टिक्स है उसकी हेल्प से प्रोड्यूसर ये पता लगा सकता है कि मैं कितना प्रोडक्शन करूं जिससे कि मेरे जो रिसोर्सेज है वो वेस्ट ना जाए। कहीं ऐसा हो कि प्रोड्यूसर ज़्यादा प्रोडक्शन करके रख दे और इतना उसका जो प्रोडक्ट है बिके नहीं, तो क्या हो जाएगा? उसके जो रिसोर्सेज है वो वेस्ट हो जाएंगे। या फिर अगर प्रोड्यूसर ज़रूरत से कम प्रोडक्शन कर दे तो इससे क्या होगा? जो कस्टमर्स की डिमांड है वो अननेसेसरी बढ़ जाएगी, प्राइसेस बढ़ेंगे, क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो उनकी कमी हो जाएगी ना, उनकी स्कैरसिटी हो जाएगी, इसकी वजह से डिमांड भी बढ़ेगी। तो स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से एक प्रोड्यूसर ये पता लगा सकता है कि उसे कितना प्रोडक्शन मिले ताकि जो उसका प्रॉफिट है वो क्या हो जाए? मैक्सिमम हो जाए और उसके जो रिसोर्सेज है वो भी कम से कम वेस्ट हों। और इन्हीं स्टैटिस्टिक्स के हिसाब को देखते हुए, स्टैटिस्टिक्स की मतलब हेल्प से कंज्यूमर ये पता लगा सकता है कि वो किस तरह से अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको यूज करे ताकि उसे क्या मिल सकते हैं? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सकती है। देखिए, हमने इकोनॉमिक्स में भी स्टार्टिंग में यही डिस्कस किया था ना, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं मतलब जो संसाधन है हमारे पास वो क्या है? हमारे पास कम है, मतलब लिमिटेड है ना, स्केयर्स है। और हमारी जो वांट्स है वो क्या है? अनलिमिटेड है। तो इकोनॉमिक्स ने हमें क्या बताया था? किस तरह से हम इनको यूज करें। अलग अलग हमारे पास ऑप्शंस है, या तो ये कर ले या ये कर ले या ये कर ले। किस तरह से इनको उन ऑप्शंस को चूज करते हुए हम अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। अब देखिए, जब वांट्स अनलिमिटेड हैं तो क्या वो सभी सेटिस्फाई हो सकते हैं? नहीं। हम इस तरह से इसको, कम रिसोर्सेज को इस तरह से यूज करें कि हमारी जो ये जो अनलिमिटेड वांट्स हैं इससे हमें क्या मिले? ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिले? संतुष्टि मिले, सेटिस्फेक्शन मिले। और ये किसकी हेल्प से हो सकता है? कंज्यूमर एक स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से कर सकता है। कैसे? अब देखिए, हमने एग्जाम्पल भी लिया था, फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो। 1000 रुपए लेकर के मार्केट गए थे तो स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से कंज्यूमर क्या करेगा? इनका बंटवारा कर लेगा कि पहले से ही उसने डिसाइड कर लिया। सबसे पहले तो उसने देख लिया कि क्या क्या चीजें मुझे लेकर आनी है। अब उसने देख लिया कि कौन सी चीज पर कितना पैसा लगाया जाए ताकि जो उसका पैसा है वो किसी भी तरीके से वेस्ट ना हो। उसको ए कमोडिटी खरीदनी है, इतने की बी कमोडिटी खरीद लेगा, इतने की सी कमोडिटी में इतना पैसा लगा देगा, डी कमोडिटी खरीदते हुए इतना पैसा खर्च देगा। तो इस तरह से उसके 1000 रुपए को वो इस तरह से यूज कर पाएगा जिससे उसको सब ज्यादा से ज्यादा संतुष्टि मिल सके। कहीं ऐसा नहीं हो कि वो प्लानिंग किए बिना ही चले जाए और 1000 रुपए में से लगे कि तो बेकार में खर्च कर दिए। वो इकोनॉमिक्स या स्टैटिस्टिक्स नहीं है। इकोनॉमिक्स बता रहा है कैसे 1000 रुपए को यूज करें ताकि उसको संतुष्टि मिले, फाइनली घर आके बोले कि हाँ 1000 रुपए मैंने सही खर्च किए। और वो किसकी हेल्प से कर सकता है? वो कर सकता है स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से। क्लियर? तो इसी टॉपिक के साथ हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो कवर होता है। देखिए, हमने क्या क्या डिस्कस किया। हमने इकोनॉमिक्स का मीनिंग किया, हमने इकोनॉमिक्स के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को देखा, उसके बाद हमने स्टैटिस्टिक्स से हमारा टॉपिक स्टार्ट किया। स्टैटिस्टिक्स क्या है? स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस एंड इन सिंगुलर सेंस। उसके बाद नेचर्स और फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। फिर हमने किए थे स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स, साथ ही साथ हमने लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स किए, और अब हमने किया इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो इन्हीं टॉपिक्स के साथ जो हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपके +1 की इकोनॉमिक्स का, स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स वाले पार्ट का, ये कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये फर्स्ट चैप्टर समझ में आया होगा। फर्दर लेक्चर्स में हम अपने फर्दर चैप्टर्स को कंटिन्यू करेंगे, तो देखते रहिए, बने रहिए यूट्यूब पे हमारे वीडियो लेक्चर्स के साथ। थैंक यू।